हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आखिर में क्या मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, उसको देखेंगे। ठीक है, ब्रीथिंग में क्या होता है आपको पता है। इसमें गैसियस का एक्सचेंज होता है हम लोग के लंग्स में, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक, जिसमें क्या करते हैं हम लोग O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो इस प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। देखो इसमें क्या होता है ब्रीथिंग में एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। एक को बोलते हैं जिसको इंस्पायरेशन, जिसमें क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, O2 इन लेते हैं। और एक होता है एक्सपायरेशन, जिसमें हम लोग CO2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 प्रोसेस इसमें होता है भाई। एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब एयर को जब इन करेंगे लंग्स के अंदर तो इसको बोलेंगे इंस्पायरेशन, और जब CO2 को लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर पर रिलीज करेंगे तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्लियर हुआ आपको? तो देखो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों होने के लिए क्या चाहिए भाई, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होना चाहिए। क्या मेंटेन होना चाहिए? प्रेशर ग्रेडियंट। आप लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा होगा। डिफ्यूजन में क्या होता है, उसमें कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। आपको सबको पता है कि कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से क्या होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, चाहे वाटर भी या गैस हो, कहाँ मूव कर रहे हो भाई, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। बात समझ आ रहा है आपको? वैसे सेम इसमें भी जो लंग्स होगा, ठीक, अगर लंग्स में प्रेशर कम होगा, अगर समझो अगर लंग्स में क्या होगा, विथ इन द लंग्स प्रेशर कम होगा, लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, तभी क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। लंग्स में प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा होगा। इसमें भी हम लोग क्या मेंटेन करना है, तो इसमें भी हम लोग को प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करना है। जब इसमें हम लोग हाई कंसंट्रेशन, ये भी मतलब थोड़ी जो मैकेनिज्म है किसका, ब्रीथिंग का, ये भी थोड़ी किस पर चलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब ये भी चलेगा किस पर, प्रेशर ग्रेडियंट थोड़ी ऊपर चलेगा। मतलब जो भी प्रेशर हाई प्रेशर पर रहेगा वो कहाँ मूव करेगा भाई, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। बात समझे? ये भी तो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग और किस पर बेस्ड है भाई, बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग किस पर बेस्ड है, किस पर है, प्रेशर ग्रेडियंट पर। किस पर बेस्ड है भाई, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ जो ब्रीथिंग है वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट पर ये बेस्ड है मैकेनिज्म। बात समझ आ रहा है आपको कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग किस पर बेस्ड है, प्रेशर ग्रेडियंट पर बेस्ड है। मतलब हाई प्रेशर से कहाँ मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो आप समझो इंस्पायरेशन कब होगा, जब हम लोग के लंग्स में प्रेशर, ठीक है, विथ इन द लंग्स अगर प्रेशर कम होगा। आप समझना ध्यान से कि विथ इन द लंग्स, ठीक है, विथ इन द लंग्स अगर प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, विथ इन द लंग्स प्रेशर कम है, ठीक है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लंग्स में मूव करेगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर से कहाँ मूव करेगा, ऑक्सीजन लंग्स में मूव करेगा। तो इसको बोलते हैं क्या, इंस्पायरेशन। जब विद इन द लंग्स प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, लंग्स में मूव करेगा। तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। बात समझे? अगर एक्सपायरेशन कब होगा, विथ इन द लंग्स, ठीक है, विथ इन द लंग्स प्रेशर ज़्यादा है। मतलब लंग्स के अंदर क्या समझो, लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है। बात समझे? अगर लंग्स के अंदर हम लोग के प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर पर प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव करेगा, फिर इस पर मूव कहाँ करेगा, फ्रॉम लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगा। ठीक, किसको एक्सहेल करते हैं हम लोग, CO2 को। तो कहाँ मूव करेगा, CO2 फ्रॉम लंग्स से कहाँ मूव करेगा, एटमॉस्फेयर में मूव कर। क्यों करेगा भाई, क्योंकि विथ इन द लंग्स, ठीक है, विथ इन द लंग्स प्रेशर ज़्यादा है विथ कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है और लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है, तो कहाँ मूव करेगा, CO2 लंग्स से एटमॉस्फेयर में मूव करेगा CO2। ठीक है, तो इंस्पायरेशन आप समझो कि जो इंस्पायरेशन, ठीक, इसमें क्या होता है, मैं आपको बताया कि विथ इन द प्रेशर, ठीक है, विथ इन द लंग्स प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें इंस्पायरेशन में विथ इन द लंग्स प्रेशर कम होगा, तभी क्या होगा, इंस्पायरेशन। तो विथ इन दी लंग्स में प्रेशर कम होता है, उसको कैसे लिखते हैं भाई, ठीक है, इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर।
इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इसका मतलब क्या समझाऊंगा मैं आपको। तो समझो आपकी जो इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर है, अगर इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए, बात समझे, अगर इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर मतलब विथ इन द लंग्स प्रेशर कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर का मतलब है विथ इन द लंग्स, ठीक है, विथ इन द लंग्स प्रेशर कम होना चाहिए, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। किस होना चाहिए भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप समझो विथ इन द लंग्स, ठीक है, प्रेशर कम होना चाहिए। बात समझे आपको कि इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो क्या होगा भाई, इंस्पायरेशन होगा। वैसे ही सेम बात करेंगे अगर एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसमें देखो, एक्सपायरेशन में मतलब जो इंटर, ठीक है, जो इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर है, ठीक है, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो इंट्रा पाल्मोनरी, ठीक है, पाल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर वो ज़्यादा होगा तभी क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। अगर इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है भाई, ये ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है क्या, ठीक है, इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर, तो क्या होगा, एक्सपायरेशन। बात समझिए आपको, एक्सपायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा, ठीक। तो इंस्पायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर कम है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा, इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, अब देखो कि कैसे मतलब जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है उसका मैकेनिज्म चलता है, ठीक, इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये होता है उसको देखेंगे। पहला चीज़ आप जो समझ गए कि इंस्पायरेशन किसको बोलते हैं और एक्सपायरेशन किसको बोलते हैं, तो एक चीज़ आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग, देखो कि आखिर में इंस्पायरेशन का प्रोसेस क्या है, इसमें आखिर में इंस्पायरेशन कैसे होता है उसको, इसका मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होगा आप समझना, सबसे पहले क्या होता है, जो हम लोग के लंग्स में कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे इंस्पिरेशन का, उसको समझो। सबसे पहले रिब्स, दोनों रिब्स के, टू रिब्स के बीच में क्या होता है, टू रिब्स के बीच में होता है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। टू रिब्स के बीच में क्या होता है भाई, देखिए दोनों रिब्स है, ठीक है, तो दोनों रिब्स के बीच में क्या होगा, ये दोनों रिब्स के बीच में होगा इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, स्टर्नम, डायफ्रागम भी इसमें क्या कर, डायफ्रागम भी इसमें मेन रोल प्ले करेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायफ्रागम से। सबसे पहले स्टार्ट कैसा होता है, देखो इंस्पायरेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है भाई कंट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कैसा होता है, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम। सबसे पहले डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम। सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई, अगर डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आप समझना ध्यान से कि जो डायफ्रागम में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट किया तो इससे क्या होता है, अगर डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट किया तो इससे जो हम लोग का थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है, आप समझना ध्यान से, ठीक है। आपको पता है कि डायफ्रागम कौन सा शेप का होता है, डायफ्रागम होता है डोम शेप का, वो कैसा हो जाता है, फ्लैटेंड, ठीक है। एक ऐसा हो जाता है अगर कॉन्ट्रैक्शन और डायफ्रागम तो हो जाता है फ्लैट, ठीक है। और रियल में जो डायफ्रागम कौन शेप का है, रियल में डायफ्रागम डोम शेप का है। तो अगर कंट्रैक्शन ठीक होता है डायफ्रागम का, तो इससे क्या होता है भाई, इससे जो, ठीक है, इससे क्या होता है समझना, जो हम लोग का थोरेसिक वॉल्यूम, जो हम लोग का थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या होता है, हम लोग का जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। बात समझे, तो थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है, वी मतलब वॉल्यूम, ठीक है, तो इससे क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कब होगा इंक्रीज, जब कंट्रैक्शन होता है किसका, डायफ्रागम का। जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कब होगा, जब किसका कंट्रैक्शन होगा, डायफ्रागम का, ठीक है। और डायफ्रागम फ्लैट होता है, जिससे क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है।
इंक्रीज इन कौन सी डायरेक्शन पर होता है, देखो ठीक है, किस पर होता है भाई, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कैसे होता है भाई, एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस में। कैसे होता है, एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस में, ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस में इसका थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कैसे होगा समझ गए, एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस में क्या होता है, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, एंटीरियो पोस्टीरियो एक्सिस में क्या होता है, इसका थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा भाई, जब कॉन्टैक्ट करेगा डायफ्रागम तब। और डायफ्रागम का शेप कैसा होता है, फ्लैट, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, अगर समझो अगर कॉन्टैक्ट किया क्या, अगर नेक्स्ट टाइम कंट्रैक्शन हुआ अब इंटरकोस्टल मसल का, ठीक है। जो इंटरकोस्टल मसल है ये होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर साइड है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और इनर साइड में पेंट है उसको बोलते हैं इंटरनल, ठीक है। तो इसमें जो कंट्रैक्शन होगा वो किसका होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे कंट्रैक्शन होगा, इसमें कंट्रैक्शन ऑफ, तो इसमें कैसे कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या होगा, इसमें कंट्रैक्शन होगा। तो कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो इसमें कौन कांटेक्ट करेगा भाई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इसमें कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होंगे, इसमें कांटेक्ट करेंगे। तो आप समझे किसमें क्या होगा, देखो इसमें जो ठीक, इसमें कंट्रैक्शन किसका होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। जब एक्सटर्नल, आप समझना ध्यान से, ठीक है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे भी वही थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है। तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इससे भी क्या होगा, इससे भी सेम वही थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक। इससे भी क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इससे भी इंक्रीज होगा। इससे भी क्या होगा भाई, इससे भी थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन पर होगा, ये होगा, ठीक है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर, ठीक है। कौन से डायरेक्शन पर इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा इन डोर्सो वेंट्रली एक्सिस पर, ठीक है। तो डोर्सो वेंट्रली एक्सिस पर इसका क्या होगा भाई, इसका जो थोरेसिक वॉल्यूम है, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कौन से डायरेक्शन पर होगा, कौन से पोजीशन पर, डोर्सो वेंट्रली एक्सिस पर होगा, ठीक। कौन सा पर होगा, डोर्सो वेंट्रली एक्सिस पर इसका थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ आपको। तो अगर कंट्रैक्शन हुआ किसका, अगर कंट्रैक्शन हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तो क्या होगा समझ गए। अगर कंट्रैक्ट किया कौन भाई, अगर कंट्रैक्शन हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तो थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इससे इंक्रीज होगा। और क्या होगा, कौन से डायरेक्शन पर होगा, डोर्सो वेंट्रली एक्सिस पर होगा, ठीक है। डोर्सो वेंट्रली एक्सिस पर इसका थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो आप समझो कि अब क्या हो रहा है, ठीक है, इसको आप नोट कर लो अपर साइड को। तो आप मेन समझो कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अगर अब क्या हो रहा है, ओवरऑल मतलब आपको समझ आ गया कि ओवरऑल क्या इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, ठीक है। ओवरऑल क्या हो रहा है भाई, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या होगा आप देखो, इससे क्या होगा आप देखो, ठीक है। तो देखो कि ओवरऑल क्या हो रहा है भाई, ओवरऑल मतलब इसमें हमको समझ आ रहा है कि ओवरऑल क्या हो रहा है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या होगा समझना, इससे जो पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होगा, इससे जो पल्मोनरी प्रेशर है, आप बात समझना ध्यान से, ठीक है। आप बात को ध्यान समझना कि अगर ओवरऑल, ठीक है, तो ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो पल्मोनरी, ठीक है, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी क्या करेगा भाई, पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज किया, अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज किया तो इससे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो प्रेशर है ये डिक्रीज होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ, अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इससे क्या होगा भाई, सबको पता है इससे होगा क्या, इंस्पायरेशन।
बात समझे आपको, किससे क्या होगा, इससे होगा इंस्पायरेशन। तो आखिर में इंस्पायरेशन कैसे हुआ आप समझे, ठीक है। पूरा मतलब ये समझना है कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म किसका, इंस्पायरेशन का। तो आखिर में इंस्पायरेशन कैसे होता है इसको आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अगर मैं आपको समझ नहीं होगा तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो उसका। तो सबसे पहले आप समझना कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है। सबसे पहले इसको आप नोट कर लो, उसके बाद देखेंगे कि स्टार्टिंग कैसे किए हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। सबसे पहले मतलब आपको समझना है जब हम लोग के लंग्स का, ठीक है, विथ इन द लंग्स प्रेशर, अगर विथ इन द लंग्स प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा, तभी इंस्पायरेशन होगा। तो इसका मैकेनिज्म कैसे, हम लोग का अंदर में लंग्स के अंदर प्रेशर कैसे कम रहेगा, उस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। अब पढ़ चुके हैं, फिर से मैं आपको रिवीजन बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्या होगा देखो, सबसे पहले जो कंट्रैक्शन किसका कंट्रैक्शन होगा, सबसे पहले डायफ्रागम का। सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्रागम का कंट्रैक्शन होगा। अगर डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इससे क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर डायफ्रागम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसका शेप फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। किस डायरेक्शन पर होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन पर, ठीक है। कौन से डायरेक्शन पर होगा भाई, एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन पर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। सो एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन पर क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्रागम का। अगर समझो अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसका, अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। उसके बाद देखो आप कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा भाई, अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तो इससे क्या होगा, इससे भी सेम वही होगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इससे भी वही होगा, क्या होगा, इससे भी थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर देखो समझो आप कि अगर क्या हो रहा है भाई, अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कौन से डायरेक्शन पर हो रहा है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर होगा। कैसे हो, कहाँ होगा भाई, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो डोर्सो वेंट्रली एक्सिस पर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये था आपका कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम और कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दोनों में क्या हो रहा है भाई, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में थोरेसिक चैम्बर, ठीक। अगर दोनों में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, से इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल आप समझो कि, तो ओवरऑल क्या किसमें इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पल्मोनरी, ठीक, इससे पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होंगे, इससे इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, ठीक है, जो लंग्स का वॉल्यूम है, तो जो क्या है, जो पल्मोनरी वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है जो वॉल्यूम है वो किससे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है टू वॉल्यूम। तो अगर पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, अगर क्या देखो, अगर पल्मोनरी वॉल्यूम क्या इंक्रीज है तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा भाई, इंस्पायरेशन, ठीक है। अगर प्रेशर डिक्रीज है, प्रेशर कम है विथ इन द लंग्स, क्या है भाई, अगर विथ इन द लंग्स प्रेशर कम है तो इससे क्या होगा, इंस्पायरेशन। बात समझे, अगर विथ इन द लंग्स प्रेशर क्या है, कम है, तो इससे होगा इंस्पायरेशन, ठीक। तो ये मैकेनिज्म था किसका, ब्रीथिंग का। हम लोगों ने सबसे पहले बात किया इंस्पायरेशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो एक्सपायरेशन, ठीक है। आखिर में एक्सपायरेशन क्या होता है इसको देखेंगे। तो एक्सपायरेशन कैसे होगा, इसको सिंपल है भैया, एक्सपायरेशन तो कैसे होगा इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। एक्सपायरेशन का मतलब इसमें देखो, इसमें क्या रिलैक्स करेगा, रिलैक्शन, इसमें रिलैक्शन होगा, ठीक है। तो रिलैक्शन ऑफ डायफ्रागम, इसमें डायफ्रागम, ठीक, इसमें डायफ्रागम, और तो इसमें किसका रिलैक्शन होगा, देखो इसमें रिलैक्शन ऑफ डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल ICM मतलब क्या है, इंटरकोस्टल मसल। ICM का मतलब है इंटरकोस्टल मसल। तो इसमें देखो, ठीक है, इसमें एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो भी मतलब जो पहले डायफ्रागम अपने नॉर्मल शेप में था वो फिर से क्या करेगा, अपने नॉर्मल शेप पर आएगा, डोम शेप पर, ठीक है। और फिर से जो इंटरकोस्टल मसल थे भी अपने नॉर्मल शेप पर आएगा, तभी क्या होगा, एक्सपायरेशन। तो
एक्सपायरेशन कब होगा? जब रिलैक्सन होगा किसका? रिलैक्सन होगा डायफ्रागम का और इंटरकोस्टल मसल का, ठीक है। तो अगर रिलैक्सन हुआ डायफ्रागम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का, तभी क्या होगा आप समझो, इससे क्या होगा भाई, इससे जो वॉल्यूम है, इससे क्या होगा, जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम इससे क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा। अगर इससे पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इससे होगा प्रेशर इंक्रीज। इससे क्या होगा? जो प्रेशर है इससे इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा आपको पता है, तो क्या होगा? एक्सपायरेशन, ठीक है। तो क्या होगा? इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो ये था आपका मैकेनिज्म ब्रीथिंग का कि आखिर में कैसे इंस्पायरेशन होता है और कैसे एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। समझ आए आपको कि आखिर में कैसे ठीक है, कैसे एक्सपायरेशन होता है और कैसे इंस्पायरेशन होता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है? रिलैक्सन होता है किसका? डायफ्रागम का और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का, जिससे क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो उससे क्या होता है? जो प्रेशर है इंक्रीज होगा। अगर आपको मैं समझा चुका हूँ, अगर विद इन द लंग्स प्रेशर कम है, ठीक है, विद इन द लंग्स अगर प्रेशर कम है तो क्या होगा भाई? अगर विद इन द लंग्स, ठीक है, अगर विद इन द लंग्स प्रेशर ज़्यादा है, आप समझो कि इसमें क्या हो रहा है? एक्सपायरेशन में विद इन द लंग्स प्रेशर ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ हाई प्रेशर से कहाँ मूव करेगा भाई? कोई भी चीज़, मतलब कुछ भी चीज़ हाई प्रेशर से मूव करेगा लो प्रेशर की तरफ। आपको पता है कोई भी चीज़ क्या करता है? हाई प्रेशर से मूव करता है लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म किसका? ब्रीथिंग का। तो आपको मतलब इसमें मेन पॉइंट समझना है, ठीक है। आपको मैं सम अप करके जो आपको समझना, जो भी की पॉइंट है इसका मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो मेन इसमें आपको समझो सिंपल, इंस्पायरेशन क्या, एक्सपायरेशन क्या। इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है, ये इंस्पायरेशन है। और एक्सपायरेशन मतलब जब हम लोग क्या करते हैं? एयर को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को, मतलब CO2 को रिलीज करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। सांस लेते हैं तो इंस्पायरेशन, सांस छोड़ते हैं तो बोलते हैं उसको एक्सपायरेशन। क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट था। उसके बाद क्या समझे हम लोग को? किसमें किसका कंट्रैक्शन होता है? डायफ्रागम का। और किसका होता है कंट्रैक्शन इसमें? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का। क्लियर हुआ? ये दोनों का कॉन्टैक्ट करेंगे तो रिप्स हम लोग का, जब हम लोग का रिप्स, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो रिप्स है वो अपर मूव करता है। आपने कभी नोटिस किया होगा? आपने खुद आप घर में प्रैक्टिस करो और जब आप एयर इनटेक करोगे, ठीक है, आप सांस लो तो आपका जो रिप्स होगा, रिप्स अपवर्ड मूव करेगा, ठीक। आपका रिप्स कहाँ मूव करेगा? आपका जो रिप्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन पर मूव करेगा जब आप एयर को ब्रीथ करते हो, जब आप सांस लेते हो, ठीक है। तो क्या होता है इससे क्या होता है? जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इससे इंक्रीज होता है, ठीक। इससे क्या होता है? थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इससे इंक्रीज होता है, ठीक है। जब आप क्या करते हो? इंस्पिरेशन करते हो, ठीक है, और थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा? आपको मैं हर चीज़ को प्रॉपर समझा चुका हूँ। क्लियर हुआ आपको? तो ये था आपका मैकेनिज्म इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। अब बात करेंगे जो आपके इंसर्टेन गिवन है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो आप समझना कि देखो, आप समझ बहुत सिंपल है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है इसको देखो। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक। अगर आप मतलब फोर्सफुली क्या कर रहे हो भाई? फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, मतलब एक्सपायर का मतलब है आप सांस छोड़ रहे हो, ठीक है। आप समझो कि फोर्सफुली क्या कर रहे हो? आप मतलब फोर्सफुली एक्सपायर करो, एक्सपायरेशन करो, तो इससे क्या होगा? अगर आप, ठीक, अगर आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, एक्सपिरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है? इसमें कौन से मसल इन्वॉल्व होंगे? इसमें देखो किस क्या, इसमें क्या होता है? इसमें फोर्सफुली एक्सपायरेशन में, ठीक, इसमें जो होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और एब्डोमेन मसल भी इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें किस क्या इन्वॉल्व होता है? देखो इसमें आप इसको नोट कर लो, ठीक है, मैं आपको उसके बाद समझाऊंगा कि इसमें देखो इसमें जो फोर्सफुलिटी के फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन से होते हैं मसल इन्वॉल्व? इसमें होते हैं भाई मसल जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल। इसमें कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है? इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है?
अगर इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इसमें इन्वॉल्व है तो और कौन सा मसल होता है इन्वॉल्व? एंड एब्डोमिनल, ठीक है, एब्डोनिमल मसल, एब्डोनिमल मसल, ठीक। तो एब्डोनिमल, इसमें एब्डोनिमल मसल भी क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं भाई? ये दोनों करता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोनिमल मसल दोनों क्या करते हैं? दोनों करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोनिमल मसल दोनों क्या करते हैं? अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी क्या होगा? फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन, ठीक है। अगर इंटरनल कोस्टल मसल और एब्डोनिमल मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी क्या होगा? फोर्सफुली एक्सपायरेशन। क्लियर हुआ? तो ये था हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके बाद बात करेंगे हम लोग टाइडल वॉल्यूम बारे में, ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। सबसे पहले बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जब हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, इंस्पायर और एक्सपायर, ठीक है। जब क्या करते हैं हम लोग ब्रीथिंग में हम लोग का ध्यान नहीं रहता, ठीक है। और जब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग, इंस्पायर और एक्सपायर, तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम को बोलते हैं टीवी। और कितना होता है? ये होता है 500 ml, ठीक है। कितना होता है? 500 ml होता है। वैसे ही बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है समझो। जब हम लोग एक्स्ट्रा, ठीक है, जब हम लोग एडिशनल ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, जब क्या करते हैं एडिशनल ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या अभी मैं क्या किया? एडिशनल ऑक्सीजन को इनहेल किया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? जब आप, ठीक है, जब आप क्या करोगे एडिशनल एयर को इनहेल करोगे तो इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको भाई? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको डिनोट करते हैं किससे? IRV। IRV का मतलब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना ये होता है? कितना देखो, ये होता है 2500 से लेकर 3000 ml, ठीक है। कितना होता है? 2500 से 3000 ml होता है, ठीक। तो ये था आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बात करेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एडिशनल एयर को एक्सेल करेंगे, जब क्या करते हैं एडिशनल एयर को एक्सेल करेंगे, ठीक है। एडिशनल एयर को एक्सेल मतलब बॉडी से बाहर निकालेंगे, लंग से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। जब एडिशनल क्या करते हैं, जब एडिशनल एयर को एक्सेल करते हैं, इसको बोलते हैं क्या? फोर्सफुली एक्सपायरेशन। क्या कर रहे हैं भाई इसमें? अभी फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्सफुल जब क्या करते हैं, जब फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब क्या करते हैं हम लोग फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? ये होता है, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ERV से, ठीक है। और कितना होता है? ये होता है 1000 से कितना होता है? 1100 ml, ठीक है। तो ये मतलब 1000 से 1100 ml तक के होता है क्या? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप बोलोगे कि मतलब दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं, ठीक, इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम एक्सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऑक्सीजन, कुछ एयर आपके लंग्स में हमेशा के लिए रहता है, वो कभी आपके लंग्स से बाहर नहीं निकलता, ठीक है। कुछ ऑक्सीजन, कुछ एयर क्या होता है जो आपके लंग्स में ही परमानेंट रहता है, जब तक आप मरते नहीं, ठीक है। तो आपके लंग्स में कुछ ऑक्सीजन, ठीक है, हमेशा के लिए रहता है जो कभी भी बाहर नहीं निकलता। जितना भी आप क्या कर लो, जितना भी आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर लो, ठीक है, जितना भी आप क्या कर लो, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर लो, जितना भी आपके बॉडी से आप ऑक्सीजन को निकाल दो, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके लंग्स में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके लंग्स में प्रेजेंट रहेगा ही। इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? जो आपके लंग्स में हमेशा के लिए ऑक्सीजन रहता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई RV, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके लंग्स में रहेगा, जो कितना होता है भाई? जो होता है समझो आप, ये होता है 1100 से कितना? 1200 ml, ठीक है। तो 1100 से 1200 ml होता है कौन? ये होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो
तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1100 से 1200 ml होता है। फिर बात करेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आईसी से, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी, इसका मतलब क्या होता है, इसको सुनो आप। जब, ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, नॉर्मल हम लोग समझना आपके ध्यान से कि जब नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना भी ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना भी ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बात समझे कि हम लोग जब समझो कि जब हम लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन नहीं, इसमें क्या होगा, जब हम लोग नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है, क्या करते हैं भाई, अगर हम लोग जब नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना भी एयर को क्या कर सकते हैं, जितना भी एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना भी, ठीक, जितना भी एयर को इंस्पायर करते हैं उसको बोलते हैं क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देखो किसको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय आईसी से। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, जितना भी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद जितना भी एयर को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एडिशनल ले सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये कितना होता है, ये होता है लगभग आपको, मतलब आपको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपको लगभग कितना होगा समझो, इसको मतलब डिनोट करते हैं बाय आईसी से, ठीक। आईसी इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक, मतलब प्लस टीवी। बात समझे, इंस्पायरेटरी रिजर्व, ठीक, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू आईआरवी प्लस टीवी। आईआरवी मतलब जितना हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना भी एयर को इनहेल कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वैसे ही हम लोग नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना भी और एयर को एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना भी एयर को और एक्सपायर कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपको मतलब टर्म मत कंफ्यूज मत होना, इंस्पायरेशन मतलब जब हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, एयर को इनहेल करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है। और जब एयर को एक्सहेल करते हैं, ठीक, जब क्या करते हैं, एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन का मतलब है जब एयर को इनहेल करते हैं और एक्सपायरेशन का मतलब है जब एयर को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो जब इसमें देखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जब हम लोग नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितना भी और एयर को एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी और एयर को एक्सपायर कर सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय ईसी से, ठीक है। ईसी इज इक्वल टू क्या होता है, ईआरवी प्लस टीवी, ठीक है। तो ईआरवी प्लस टीवी क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब बात करेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जब हम लोग, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन, आप समझना ध्यान से, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो भी एयर जो हम लोग के लंग्स में बचा रहता है, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो भी एयर हम लोग के लंग्स में बचा हुआ रहता है उसको बोलते हैं क्या, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो भी हम लोग के में, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो भी एयर हम लोग के लंग्स में बचता है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसको इज इक्वल टू किसका होता है भाई, ये होता है, देखो इज इक्वल टू होता है मतलब ये ईआरवी से, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, और क्या होगा ये इसमें आरवी से, ठीक। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना होता है, ईआरवी प्लस आरवी, ठीक है। तो ईआरवी प्लस आरवी को आप जब प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये था आपका टर्म। अब देखेंगे दो और बचा है, ठीक, एक होता है वाइटल कैपेसिटी और एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो एक क्या होता है, देखो एक होता है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है भाई, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग, ठीक है, फोर्स्ड
फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जितना भी ऑक्सीजन को इनहेल ब्रीथ कर सकते हैं, जितना भी एयर को ब्रीथ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। बात समझे? जब हम लोग फोर्स्ड, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद, फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद जितना भी एयर को ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद जितना भी एयर को हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। बात समझे कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद जितना भी एयर को हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी एयर ब्रीथ कर सकते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, देखो वीसी, इसको नोट करते हैं वीसी। तो वीसी किससे इक्वल होता है भाई? ये इज इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें आता है क्या? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या आएगा भाई? इसमें आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसमें क्या आएगा? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि जब हम लोग, समझो कि जब हम लोग फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद जितना भी एयर को ब्रीथ कर सकते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जो कितना होता है? IRV प्लस ERV प्लस TV। इसको सबको प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वाइटल कैपेसिटी। अब बात करेंगे लास्ट जो है, ठीक है, लास्ट जो क्या है? लास्ट है टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक, तो लास्ट आप देखो, लास्ट क्या होता है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है भाई? देखो इसको भी आप देख लो। तो आखिर में टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है? टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब क्या है? हम लोग मतलब फोर्स्ड, ठीक है, फोर्स्ड कितना इंस्पायर कर सकते हैं, कितना जोर से हम लोग सांस ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल मीनिंग इसका कि कितना जोर से हम लोग सांस ले सकते हैं उसको बोलते हैं क्या? फोर्स्ड इंस्पायरेशन। इंस्पायर कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं, ठीक है, कितना जोर से हम लोग एयर को इनहेल कर सकते हैं उसको बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब फोर्सफुली। ठीक है, जब हम लोग फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं, क्या करते हैं? फोर्सफुली इंस्पायरेशन, तो उसको बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है भाई? टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होगा, ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होगा वो कितना, देखो मतलब इक्वल टू कितना होगा भाई? ये होगा इक्वल टू किसके? इसको बोलते हैं TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी, इज इक्वल टू होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये सब के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV और RV ये सब के इक्वल होता है कौन? टोटल लंग्स कैपेसिटी। बात समझे? तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं को आपको मतलब क्विक रिवीजन दूंगा। ठीक है, तो इसको आप पटाख से मतलब नोट कर सकते हो, फिर मैं आपको क्विक सा एक तो रिवीजन दूंगा, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो। सो अब मैं आपको मतलब एक बार क्विक रिवीजन समझा रहा हूँ। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है भाई? जितना हम जब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, एयर इन एयर आउट, तो इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जो कितना होता है? 500 ml। वैसे ही बात करेंगे नेक्स्ट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कितना हम लोग एडिशनल, ठीक, कितना एडिशनल एयर हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, कितना एडिशनल एयर इंस्पायर कर सकते हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बात करेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि कितना एडिशनल एयर, ठीक, कितना एडिशनल एयर हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, कितना एडिशनल एयर एक्सपायर कर सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आता है क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? समझो कि हम लोग के लंग्स में, ठीक है, हम लोग के लंग्स में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन हमेशा रहता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, जो होता है 1100 से 1200 ml। फिर बात करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है? जब हम लोग नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितना एयर को ले सकते हैं। बात समझे? कितना एयर हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बात समझे कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितना
ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं भाई, जब हम लोग एक्सपायरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन करने के बाद कितना एयर को ब्रीथ करते हैं, एक्सपायरेशन करने के बाद कितना एयर को ब्रीथ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब एक्सपायरेशन करने के बाद कितना एयर को, ठीक है, एक्सपायरेशन करने के बाद कितना एयर को ब्रीथ करेंगे तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो होता है IRB प्लस TB। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी मतलब क्या होता है, जब, ठीक है, इंस्पायरेशन, ठीक, इंस्पायरेशन करने के बाद, ठीक है, इंस्पायरेशन होने के बाद कितना एयर को हम लोग, ठीक है, एक्सपायर कर सकते हैं। इंस्पायरेशन होने के बाद कितना एयर को हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है कि इंस्पायर, ठीक है, इंस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेशन करने के बाद कितना एयर को हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो होता है ERV प्लस TB। फिर आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जब हम लोग जब क्या करते हैं फोर्स, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जितना भी एयर हम लोग के लंग्स में बचता है, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जितना भी एयर हम लोग के लंग्स में बचता है तो इसको बोलते हैं क्या, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जितना भी एयर हम लोग के लंग्स में बचेगा तो उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, अब ये क्या होता है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है भाई, फोर्स्ड, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद जितना भी एयर को ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद जितना भी एयर को ब्रीथ कर सकते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। फिर आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है भाई, टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है कि देखो कि हम लोग मतलब कितना एयर को फोर्सफुली, कितना एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, कितना जोर से हम लोग सांस ले सकते हैं, हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्लियर है, तो ये था आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ये क्या था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। मैं आपको मतलब इसका देखो, मैं आपको इसका ग्राफ समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझो। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसको ध्यान से आप देख सकते हो। तो इसका ग्राफ कैसे होगा देखो, ये है नॉर्मल ब्रीथिंग, ये हम लोग का क्या है, नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, मतलब पेडल वॉल्यूम, एक क्या होगा इंस्पिरेटरी वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, फिर नॉर्मल ब्रीथिंग। एक क्या है भाई, इसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। ठीक, एक क्या है TB टाइडल वॉल्यूम। एक क्या हो गया, ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको बोलेंगे क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई इसको, रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा, देखो यहां से यहां तक पूरा क्या आ जाएगा, यहां से पूरा जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यहां से जाएगा पूरा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक, तो ये आप मतलब ऐसे इसको आप मतलब ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है, तो ये हम लोग का पूरा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग ने हर चीज़ को प्रॉपर डिस्कस किया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।